Hello everyone, welcome to the dental world. Today we are going to start an important physiology chapter, red blood cells or RBCs from book Prima Sambulingam. In this video, we will explain the chapter line by line in a simple and easy way for PDS and exam preparation. तो ये ऊपर से आउटलाइन है चैप्टर की, इसे एक बार देखना। अब स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, ओवरव्यू ऑफ रेड ब्लड सेल्स। Red blood cells or RBCs, erythrocytes, are the non-nucleated formed elements in the blood. Red color of RBC is due to the presence of hemoglobin. RBC का एक और स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट्स। ये हमारे ब्लड का एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब है इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और हमारे ब्लड का जो रेड कलर होता है वो इसमें प्रेजेंट स्पेशल प्रोटीन की वजह से होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। अगली हेडिंग है नॉर्मल आरबीसी काउंट। एक हेल्दी इंसान में कितना आरबीसी काउंट होना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू बुक आरबीसी काउंट 4 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है। अगर जेंडर के हिसाब से देखें तो मेल्स में 5 मिलियन क्यूबिक एमएम होता है और फीमेल्स में 4.5 मिलियन क्यूबिक एमएम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसीज, यानी इनका नॉर्मल शेप और स्ट्रक्चर कैसा होता है। बुक कहती है कि नॉर्मली आरबीसीज डिस्क शेप और बाइकॉन्केव शेप की होती हैं। बाइकॉन्केव का मतलब है एकदम डंबल जैसा दिखना। इनके बीच वाला जो हिस्सा होता है दैट इज़ थिनर, पतला होता है, और जो किनारे वाला मतलब पेरीफेरी वाला एरिया होता है दैट इज़ थिकर, मतलब मोटा होता है। तो आरबीसीज का ये बाइकॉन्केव शेप उन्हें कुछ कमाल के एडवांटेजेस देता है, जो हम इस बॉक्स पे देखेंगे। बॉक्स 8.1 एडवांटेजेस ऑफ बाइकॉन्केव शेप ऑफ आरबीसीज। पहला है फास्ट डिफ्यूजन। बाइकॉन्केव शेप की वजह से गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन और बाकी सब्सटेंसेस बहुत तेज़ी से सेल के अंदर और बाहर आ जा सकते हैं, रैपिड डिफ्यूजन होगा। सेकंड है लार्ज सरफेस एरिया। इस शेप से सेल को एक बड़ा सरफेस एरिया मिल जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब या रिमूव हो सकती है। थर्ड इज़ मिनिमल टेंशन। जब सेल का वॉल्यूम बढ़ता है तो उसकी मेम्ब्रेन पर बहुत कम खिंचाव यानी मिनिमल टेंशन पड़ता है। फोर्थ है इजी स्क्वीजिंग। ये पॉइंट बहुत ही मज़ेदार है। तो हमारी बॉडी में कुछ बहुत पतली पतली कैपिलरीज होती हैं बाइकॉन्केव शेप की। तो बाइकॉन्केव शेप की होने की वजह से जो आरबीस है उन पतली कैपिलरीज़ के अंदर से आराम से स्क्वीज़ होकर मतलब पिचक कर निकल जाता है और उन्हें कोई डैमेज नहीं करता। फिफ्थ पॉइंट मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी का है कि इसका डायमीटर होता है 7.2 माइक्रोमीटर। थिकनेस इसकी होती है जैसे कि किनारों पे मोटा होता है, बीच में पतला होता है। बीच में जो थिकनेस होती है दैट इज़ नहीं, ये किनारों पे मोटी होती है और बीच में पतली। हाँ, तो इनके किनारों पर जो थिकनेस है दैट इज़ 2.2 माइक्रोमीटर एंड सेंटर पे जो होती है वो 1 माइक्रोमीटर होती है। एंड सरफेस एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया इसका 120 स्क्वायर माइक्रो होता है। तो वॉल्यूम होता है एक सिंगल आरबीसी का वॉल्यूम लगभग 85 से 90 क्यूबिक माइक्रो हो के बीच में होगा। और सिक्स पॉइंट है नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। तो बुक के अकॉर्डिंग आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरह माना जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है जो एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है। ओनली मैमल्स विच हैज़ न्यूक्लिएटेड आरबीसी इज़ कैमल, यानी पूरी दुनिया के सारे मैमल्स में से सिर्फ कैमल मतलब ऊँट ही एक ऐसा एनिमल है जिसके आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है। बाकी सभी मैमल्स के आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अगला यहाँ पर एक अगला वो है डायग्राम बना है, तो डायग्राम पहले देखते हैं। सरफेस व्यू, जब हम आरबीसी को ऊपर से देखते हैं तो ये एकदम गोल डिस्क जैसी दिखती है, तो इसका टोटल डायमीटर 7.2 माइक्रोमीटर होता है। सेक्शनल व्यू दूसरा है सेक्शनल व्यू, और जब हम इसे बीच से काट कर साइड से देखते हैं तो ये इसका बाइकॉन्केव मतलब डंबल शेप साफ साफ दिखता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसके किनारे मोटे हैं यानी कि 2.2 माइक्रोमीटर थिक है, और बीच का हिस्सा जो है वो पतला है यानी कि सिर्फ 1 माइक्रोमीटर थिक है। तो अगली हेडिंग है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आरबीसी।
Specific gravity of RBC is 1.092 to 1.101 होती है। अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेड ब्लड सेल्स। पहली प्रॉपर्टी है रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन का मतलब होता है सिक्कों की तरह डेयरी बनाना। तो मतलब एक अभी नेक्स्ट स्लाइड में एक फिगर दिखाया जाएगा, उसमें आप देखिएगा कि जब ब्लड को बॉडी से बाहर निकाला जाता है और उसे बिना हिलाए थोड़ी देर छोड़ दिया जाता है, तो जो सारी आरबीसीज जो होती हैं वो एक के ऊपर एक कॉइन्स की सिक्कों की तरह एक ढेरी जैसा बना लेती हैं। इसी ढेरी बनाने की प्रोसेस को हम रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। और हमने पहले पढ़ा था कि इसे तेज़ी से मतलब बढ़ाने का काम हमारा प्लाज्मा प्रोटीन यानी कि ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये हमने अभी देखा था कि आरबीसीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.092 से 1.101 होती है और जो कि प्लाज्मा से ज़्यादा होती है। थर्ड है पैक्ड सेल वैल्यू। पैक्ड सेल वैल्यू यानी कि हेमाटोक्राटिक वैल्यू का मतलब होता है पूरे ब्लड में सिर्फ आरबीसी का कितना परसेंटेज है। नॉर्मल बॉडी में ये 45% होता है और लिक्विड प्लाज्मा में 55% होता है। फोर्थ है सस्पेंशन स्टेबिलिटी। इसका मतलब है जब तक खून बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है तब तक सारी आरबीसीज पूरे ब्लड में बराबर घुली रहती हैं और तैरती रहती हैं। जब वो कभी जमती नहीं है तो मतलब वो कभी जमती नहीं है, वो पूरी तरह से बॉडी में सर्कुलेट। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ आरबीसीज टू रिमेन सब्सटेंटेड यूनिफॉर्मली इन द ब्लड ड्यूरिंग सर्कुलेशन। अगली हेडिंग है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। एक नॉर्मल आरबीसी की एवरेज लाइफ होती है 120 डेज़ यानी कि 4 महीने होती है। नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ लाइफ स्पैन। तो आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन है वो रेडियो आइसोटोप मेथड से डिटरमाइन किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, आरबीसीज को रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जैसे कि रेडियो एक्टिव आयरन या रेडियो एक्टिव क्रोमियम के साथ टैग कर दिया जाता है। फिर सर्कुलेशन से ये रेडियो एक्टिव सेल्स किस रेट पर कम हो रहे हैं यानी उनके रेट ऑफ लॉस स्टडी करते हैं हम। फिर आरबीसी की एग्जैक्ट लाइफ का पता लगाते हैं। बस आपके एग्ज़ाम के लिए रेडियो एक्टिव आयरन और क्रोमियम का नाम याद रखना है। अगला टॉपिक है फेट ऑफ आरबीसीज। तो यानी 120 दिन पूरे होने के बाद इन सेल्स का क्या होता है। मतलब द बुक कहती है कि लाइफ टाइम ख़त्म होने के बाद मतलब आरबीसीज को हमारी स्प्लीन और लीवर में मौजूद मैक्रोफेजेस डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सबसे ज़्यादा आरबीसीज स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होती हैं। जब आरबीसीज ओल्ड हो जाती है मतलब 120 डेज़ हो जाते हैं तो उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्रेजाइल कमज़ोर और नाजुक हो जाती है। जो हमारे कैपिलरीज़ होती हैं उनको डायमीटर आरबीसीज के डायमीटर से बराबर या उससे भी कम होता है। तो जो यंग आरबीसीज होते हैं वो तो फ्लेक्सिबल होते हैं और कैपिलरीज से आराम से स्क्वीज़ कर निकल जाते हैं। लेकिन जो पुराने फ्रेजाइल आरबीसीज होते हैं जब इन कैपिलरीज से निकलने की कोशिश करते हैं तो स्क्वीज़ होते वक्त टूट जाते हैं। अब अगली लाइन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, जो डिस्ट्रक्शन में के रूप में स्प्लीन के रेड पल्प की कैपिलरीज़ में होता है क्योंकि स्प्लेनिक कैपिलरीज़ का डायमीटर बहुत ही छोटा होता है। इस वजह से स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। जब ये आरबीसीज टूटते हैं, फ्रैगमेंटेड होते हैं, तो इनके अंदर से हीमोग्लोबिन रिलीज़ होता है। इस हीमोग्लोबिन को बॉडी के मैक्रोफेजेस तुरंत फैगोसाइट कर लेते हैं मतलब निगल लेते हैं। तो मैक्रोफेजेस कहाँ होते हैं, उनके मेन जो होता है वो लीवर के कफर सेल्स मतलब स्प्लीन और बोन मैरो में होते हैं। फिर अब इसके नीचे दिया गया है एक फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में देखते हैं हीमोग्लोबिन टूटकर 3 चीज़ों में डिग्रेडेट होता है, आयरन, ग्लोबिन एंड पॉरीफायरिन। जो आयरन होता है ये बॉडी के एक प्रोटीन जैसे कि एपोफेराटिन कहते हैं उसके साथ जुड़कर फेराटिन बना लेता है। ये फेराटिन बॉडी में स्टोर हो जाता है और बाद में नए आरबीसीज बनाने के लिए रीयूज़ होता है।
अगला था ग्लोबुलिन, ये प्रोटीन डिपोर्ट मतलब प्रोटीन पूल पे चला जाता है, डिपोर्ट होके प्रोटीन पूल में चला जाता है और ताकि बाद में काम आ सके। थर्ड है पॉरफायरिन, ये पॉरफायरिन जो होता है ये डिग्रेडेट होकर बिलीरुबिन बना लेता है, जिससे लीवर बाइल के रास्ते बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करके निकाल देता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेनाइल आरबीसीज। जो पुराने आरबीसीज टूटते हैं उनका मेन काम होता है बॉडी में आयरन को रिसाइकल करना। अब पढ़ते हैं सबसे मेन टॉपिक, फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। आरबीसीज का सबसे बड़ा काम है रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना। इसमें 4 मेन फंक्शंस होते हैं। तो पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हमारी बॉडी में लगभग 97% ऑक्सीजन इसी फॉर्म में लंग से टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट होती है। सेकेंड इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्ब हीमोग्लोबिन बनाता है। लगभग 30% CO2 इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। साथ ही आरबीसीज में एक एंजाइम होता है कार्बोनिल एनहाइड्रेस। ये एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट फॉर्म में बदल देता है और फिर अप्रॉक्स 63% कार्बन डाइऑक्साइड इसी बाइकार्बोनेट फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। थर्ड है बफरिंग एक्शन इन ब्लड। तो हीमोग्लोबिन एक बहुत बढ़िया बफर का काम करता है। ये हाइड्रोजन आयन मतलब के कंसंट्रेशन H2 को रेगुलेट करता है, बॉडी का एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है। फोर्थ है इन ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। आरबीसीज की सरफेस पर ब्लड ग्रुप एंटीजन्स होते हैं, जैसे कि ए एंटीजन, बी एंटीजन एंड RH फैक्टर। इसी से किसी इंसान का ब्लड ग्रुप मैच होता है और मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिएक्शन से बचा जाता है। अगला टॉपिक है अप्लाइड फिजियोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल बॉडी चेंजेस की वजह से आरबीसी काउंट कैसे बढ़ता या घटता है। सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीज़ इन आरबीसी काउंट। तो जिसे हम फिजियोलॉजिकल पॉलीसिस्थेमिया कहते हैं, ये टेम्पररी होता है, जैसे कि एज। इस एट बर्थ बच्चों में आरबीसी काउंट बहुत हाई मतलब 8 to 10 मिलियन होता है, जो 10 दिन के अंदर कम होने लगता है। दूसरा है हाई एल्टीट्यूड। जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सिया की वजह से किडनी से एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन निकलता है, जो आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। थर्ड है एक्सरसाइज और इमोशंस। एक्सरसाइज वगैरह मस्कुलर एक्सरसाइज हो गए, इस समय स्प्लीन कॉन्ट्रैक्ट होती है और स्टोर हुए आरबीसी ब्लड में आ जाते हैं। अब बात करते हैं डिक्रीज़ इन आरबीसी काउंट की। तो इसमें है हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर। डीप सी मतलब समुद्र की गहराई में ऑक्सीजन टेंशन हाई होने की वजह से आरबीसी काउंट घट जाता है। सेकेंड है ड्यूरिंग स्लीप। सोते समय ब्लड का मेटाबॉलिक रेट कम होने से प्रोडक्शन टेम्परेरी रूप से डिक्रीज़ हो जाता है। थर्ड है प्रेगनेंसी। इसमें प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ब्लड डाइल्यूट हो जाता है और आरबीसी काउंट रिलेटिव अमाउंट से मतलब कम हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पैथोलॉजिकल वेरिएशंस। तो ये यानी कि किसी डिज़ीज़ की वजह से आरबीसी काउंट एबनॉर्मल हो जाए। तो इसमें पहला है प्राइमरी पॉलीसिस्थेमिया वेरा। तो ये तब होता है जब हमारे रेड बोन मैरो में कैंसर मैलिग्नेंसी हो जाए, जिससे आरबीसी काउंट बढ़कर 14 मिलियन तक चला जाए। और जो दूसरा होता है दैट इज़ सेकेंडरी पॉलीसिस्थेमिया, जो लंग्स की बीमारी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, दिल की पैदाइशी बीमारी, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ या केमिकल पॉइजनिंग की वजह से हो। इसमें बॉडी जो होती है ऑक्सीजन की कमी की वजह को पूरी करने के लिए आरबीसीज को बढ़ा देती है। And all these conditions lead to hypoxia, which stimulate release of erythropoietin. Erythropoietin stimulates the bone marrow, resulting in increasing RBC count. ठीक है, सो अगला वो है एनीमिया।
एनीमिया, तो एनीमिया का मतलब है आरबीसी काउंट का एबनॉर्मल तरीके से डिक्रीज़ होना। इसके बारे में इस चैप्टर के आगे के सेक्शंस में डिटेल में बताया जाएगा। इस चैप्टर में इसकी कोई नीड नहीं है, पर अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि जब भी बॉडी में आरबीसी काउंट या हीमोग्लोबिन काउंट नॉर्मल से कम हो जाए उसे हम एनीमिया कहते हैं। अगला टॉपिक है वेरिएशंस इन साइज ऑफ आरबीसी। नॉर्मल आरबीसी का साइज़ लगभग 7.5 माइक्रोमीटर होता है, पर अलग अलग कंडीशंस में ये बदल जाता है। पहले है माइक्रोसाइट्स, दूसरा है मैक्रोसाइट्स, तीसरा है एनिसोसाइट्स। पहला माइक्रोसाइट्स देखते हैं। ये नॉर्मल से छोटे साइज़ के आरबीसी होते हैं। ये किन कंडीशंस में मिलते हैं? सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया में, मतलब दूसरे प्रोलॉन्ग फोर्स ब्रीथिंग या देर तक गहरी सांस लेने पर, और तीसरा इंक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड का प्रेशर बढ़ने पर सेल से पानी बाहर निकल जाता है और वो छोटे हो जाते हैं। सेकंड है मैक्रोसाइट्स। ये नॉर्मल से बड़े साइज़ के आरबीसीज होते हैं। ये मिलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, जो विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी से होता है। मस्कुलर एक्सरसाइज के बाद मिलते हैं, और डिक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड में, मतलब पानी सेल के अंदर चला जाता है और सेल फूल जाता है, तो उसमें भी मैक्रोसाइट्स मिलते हैं। थर्ड है एनाइसोसाइट्स। जब ब्लड प्लाज्मा में सेल्स का साइज़ यूनिफॉर्म होता है, यानी कुछ सेल्स छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं, तो अनइक्वल साइज़ की कंडीशन को हम एनिसोसाइट्स कहते हैं। अगला टॉपिक है वेरिएशंस इन शेप ऑफ आरबीसी। तो अलग अलग पैथोलॉजिकल कंडीशंस में आरबीसी का शेप बदल जाता है। बुक में ये 5 मेन शेप्स दिए गए हैं। पहला है क्रीनेशन। जब आरबीसीज को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब में रखा जाता है तो उसका पानी बाहर निकल जाता है और वो श्रिंक हो जाता है। इस रिंकल्ड या स्पाइकी शेप को क्रीनेशन कहते हैं। सेकेंड इज़ स्पेरोसाइटोसिस। जब आरबीसीज को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो पानी अंदर आने से वो ग्लोबुलर या स्फेरिकल गोल हो जाता है। थर्ड इज़ एलिप्टोसाइटोसिस। इस कंडीशन में सेल्स का शेप सर्कुलर ना रहकर एलिप्टिकल, मतलब ओवल की तरह हो जाता है। ये कुछ हेरिडिटरी एनोमलीज में दिखता है, मतलब। फोर्थ इज सिक्कल सेल। ये बहुत फेमस है। सिक्कल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन जो होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, जिससे लो ऑक्सीजन टेंशन में आरबीसी का शेप सिक्कल शेप हो जाता है। अगला है पोइकिलोसाइटोसिस। अगर ब्लड स्मीयर में आरबीसीज के अलग अलग अनयूजुअल और टेढ़े मेढ़े शेप्स दिखाई दें तो इस वेरिएशन इन शेप्स को हम एक टर्म देते हैं, पॉलीकियोसाइटोसिस। अगला जो टॉपिक है दैट इज़ वेरिएशन इन स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। कुछ डिजीज़ में आरबीसी के अंदर एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स दिखने लगते हैं। पंचुएट बासोफिलिज्म। इसमें आरबीसी के अंदर बहुत सारे बासोफिलिक ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे डॉट्स दिखते हैं। ये सबसे ज़्यादा पॉइजनिंग के केस में दिखते हैं। अगला है रिंग इन आरबीसीज और गॉबलेट रिंग। सेल्स के अंदर रिंग या ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स, मतलब धागे जैसे स्ट्रक्चर्स दिखने लगते हैं। ये भी अबनॉर्मल एरिथ्रोसाइट्स के केस में होता है। लास्ट इज़ होवेल जॉली बॉडीज़। हाँ, तो थर्ड था हॉवेल जॉली बॉडीज़। इस कंडीशन में जिस आरबीसी के अंदर न्यूक्लियर फ्रैगमेंट्स, न्यूक्लियस के बचे हुए छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं, इन्हीं फ्रैगमेंट्स को हम हॉवेल जॉली बॉडीज़ कहते हैं। That's all for today's lecture. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe to The Dental World for more BDS and NEAT-related educational content.